आया कि मतीउल्लाह की बाजियाबी के बाद उनका बयान रिकॉर्ड नहीं कराया जा सका तो अदालत ने कहा कि अदारे दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या कल के वाक़े का तल्लुक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई से बनता है। मतीउल्लाह जान का कहना था कि उनके अगवा का इस तौहीन अदालत मुकदमे से बराह रास्त तल्लुक है। इससे कबल मतीउल्लाह के अगवा से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी रियासत जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस कहाँ थी, किस में इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस की वर्दी में आकर बंदा उठा ले, पुलिस की गाड़ी जैसी लाइट्स लगाकर कौन फिर रहा था। मुतल्लिका हुकाम को इन सवालात के जवाब देने होंगे। मतीउल्लाह जान की अदालत पेशी पर सहाफ़ती बरादरी ने यकजहती का मुजाहिरा किया और कहा जो कुछ हुआ ये पुलिस नहीं कर सकती। देखिए, मुझे जो लगता है कि मतीउल्लाह जान को इसलिए अगवा किया गया कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है उसमें पेश ना हो सकें और तासुर ये कायम किया जाए कि मतीउल्लाह जान भाग गया। उनकी प्लानिंग फेल होगी और जिन्होंने मुझ पे हमला किया था या जिन्होंने अहमद नूरानी पे हमला करवाया था उनको पता चल गया कि फिर फंस जाएंगे हम। उनका कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है। उन पर उंगलियां उठती हैं तो कौमी सलामती को ख़तरा हो जाता है। सिविलियन हुकूमत का और इस्लामाबाद पुलिस का मतीउल्लाह जान के अगवा से बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक ने भी IG इस्लामाबाद को मतीउल्लाह जान वाक़या पर रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। देखना यह है कि इस वाक़या की शफाफ तहकीकात के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आपने देखा कि मतीउल्लाह जान के केस के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट के अंदर ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर क्या क्या हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंवल शोज़िब साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर हैं और उनके साथ इस्लामाबाद के अंदर तशरीफ़ रख रहे हैं हनीफ रहमान साहब, जो सहाफ़ी हैं और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कंवल साहिबा, आज जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा है, उन्होंने ये पूछा आज IG से भी और जितने भी हुकाम वहाँ पे थे, उन्होंने कहा ये कौन से लोग हैं जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आते हैं, सहाफ़ियों को दिन दहाड़े इस्लामाबाद से उठा लेके जाते हैं और उन्होंने पुलिस की लाइट्स भी अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाई होती हैं। तो क्या आपकी हुकूमत तहकीकात करेगी कि ये कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब की जो एक इलेजिटिमेट किस्म की और एक फोर्सफुल एब्डक्शन थी, उस पर कल हम सब ने प्रोटेस्ट भी किया, ट्वीट्स भी की उनके हक़ में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जल्दी वापस आ गए, बाजियाब हो गए और सेहत के साथ आए हैं, ज़िंदगी के साथ वापस आए हैं। हमारे उनसे 100 इख्तलाफात हैं, नज़रियाती उनकी बातों से हम एग्री नहीं करते, लेकिन हर इंसानी जान कीमती है और सहाफ़त में ज़ाहिर है हर एक के अपने भी ओपिनियंस हैं। इस सिलसिले में जैसे आपने मेरा तारुफ़ कराया, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर भी हूँ। स्टैंडिंग कमेटी ने आज काफ़ी स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन लिया, एजेंडा से हट के कम से कम 1 घंटा 20 मिनट जो है वो इसी के ऊपर सारी डिस्कशन हुई और IG पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब। उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इस वक्त तक अभी मतीउल्लाह जान साहब ने अपना कोई बयान नहीं पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है। तो इंतज़ार इस बात का है कि जब पूरी तफ्तीश कंप्लीट हो जाए और वो अपना बयान भी दे दे, क्योंकि आज की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्हें हमने इनवाइट किया हुआ था स्टैंडिंग कमेटी ने कि वो आके अपना बयान या मौक़िफ़ वहाँ पे दे सके, लेकिन उन्होंने अपने बिहाफ पर वहाँ भट्टी साहब को भेजा हुआ था कि वो अभी कोई बयान देना नहीं चाहते जब तक कि तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ज़ाहिर है हमारा बिल्कुल कंसर्न है और इस बात पे शिबली फराज साहब ने भी यही कहा कि ना सिर्फ ये कि एक सहाफ़ी की ज़िंदगी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, कीमती है और दिन दहाड़े कोई भी अगर इस किस्म का वाक़या होता है तो वो ज़ाहिर है लॉ एनफोर्समेंट एनर्जी जो जितनी भी फोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनको डायरेक्ट एक चैलेंज आ जाता है। तो इस हवाले से आपने जो इंट्रोडक्शन भी दिया उससे भी मैं एग्री करती हूँ और बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान इस पर पूरा अपनी नज़र रखे हुए है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका नोटिस भी लिया, शहजाद अकबर साहब को उन्होंने फ़ोन करके पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया और इन्हें बाजियाब कराने का कहा था, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके फ़ौरन बाद इनकी इतला आ गई कि ये मिल गए हैं। श्री मज़ारी साहिबा ने इस पे बहुत अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि बाकी वज़ीर-ए-आज़म सबके भी साहब बहुत ने इसका कंसर्न्स हैं। नोटिस लिया, शहजाद अकबर साहब ने भी इसको ट्वीट किया, फिर शिरीन मज़ारी साहिबा ने भी इसके ऊपर बात की। आपको नहीं लगता कि क्योंकि आपकी हुकूमत ने ये फैसला किया तभी इसी नतीजे में वो बाजियाब हुए? देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, क्योंकि अभी मतीउल्लाह जान साहब का अगर बयान आ जाएगा तो फिर हम किसी काबिल हो सकेंगे कोई भी फैसला करने का। मैं अभी बिफोर टाइम कोई क्रेडिट ना लेना चाहती हूँ ना किसी और को देना चाहती हूँ। अभी तहकीकात क्योंकि चल रही है, मामला अभी पेंडिंग है, तो जब अनफोल्ड होगी रियलिटी हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे। मैं कोई इस वक्त कंक्लूजन या कोई क्रेडिट बिला वजह का लेने के मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, हनीफ रहमान साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कुव्वल साहिबा तो ये कह रही हैं कि मैं क्रेडिट लेने को तैयार नहीं हूँ, मगर हमने माजी में भी देखा है, आप भी जानते होंगे, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको उठाया गया है इस तरीके से, इतनी ऑब्वियसली नहीं, उनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं निकली, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आके अपनी शिकायत की है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसके बाद शायद ये तसलसल जो एक सिलसिला है ये रुक जाएगा, चूँकि इस बार हुकूमत ने इसका नोटिस लिया, इसके ऊपर एक रिएक्शन आया? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, एक तो इन तमाम वाक़यात का एक बहुत ही ख़तरनाक और हसास पहलू है। हम अगर देखें मतीउल्लाह जान साहब के वाक़े समेत पाकिस्तान के अंदर जितने भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए गए हैं या वाक़यात हुए हैं, उनको मारा गया, उनको अगवा किया गया या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है, इन तमाम वाक़यात के साथ एक जुड़ा हुआ एक तासुर है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तासुर ये है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे पाकिस्तान के सरकारी इदारे मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे मुलव्वस हैं जो कि बाअसर हैं, जो कि बहुत क़ुव्वत रखते हैं और जो नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ या उनकी सोच के ख़िलाफ़ बात की जाए या वो जो बात सुनना नहीं चाहते वो बात की जाए। ये तासुर बज़ात ख़ुद एक इंतहाई ख़तरनाक है। जब तक ये तासुर ज़ाइल करने के लिए हुकूमती सतह पर, रियासती इदारों की सतह पर अमली इक़दामात ना उठाए जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिला बंद होगा, क्योंकि ये जो है ये किस किस्म के अमली इक़दामात, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हनीफ रहमान साहब के, किस किस्म के अमली इक़दामात? चूँकि आपको याद होगा कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बिल भी जमा किया हुआ है कमिटीज़ के अंदर, अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आप समझते हैं कि अगर उसके ऊपर पेशरफ्त हुई तो ये मामला थम जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा हमारे रियासती इदारों को, हमारी सरकारी इदारों को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों हों, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो मजहबी पार्टीज़ हों, उन तमाम को ये देखना होगा कि जब इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं किसी भी के ख़िलाफ़, अगर किसी की ट्वीट किसी को बुरे लगे, किसी का कोई कॉलम किसी को बुरा लगे, जब इस तरह के इक़दामात उठाए जाते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है तो उसका जो इम्पेक्ट होता है वो क्या होता है, उसके नताइज क्या निकलते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है। पाकिस्तान को एक ऐसे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक इसमें कोई शक नहीं कि बदनामी हुई है, अमली अब इक़दामात हल कहाँ ढूंढना है, ठीक, उसका अमली इक़दामात ये है की बात मैं इसलिए कर रही थी कि ये ज़रूरी बात है जी। अमली इक़दामात ये है कि इन तमाम वाक़यात ऐसी तहकीकात की जाए जो कि शफ़ाफ़ हो, जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के लोग मौजूद हों, और वो तहकीकात जो भी शफ़ाफ़ तहकीकात हो, वो जो फ़ाइनल नताइज सामने आए वो दुनिया को दिखाए जाए, वो जो भी मोरद इल्ज़ाम हो, मोरद इल्ज़ाम जिसको भी ठहराया जाए। मगर तहकीकात कौन करेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुव्वल साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। अब बात यह है कि क्योंकि आपकी हुकूमत तमाम रियासती इदारों के साथ एक ही पेज के ऊपर है, तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से कोई उनके साथ डायलॉग इनिशिएट हो सकता है? अब तो ऐसे कानून हैं कि सहाफ़ियों को आए दिन कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर वैसे देखें तो ये अनफॉर्चुनेट है, मगर बहरहाल ऐसे कानून मौजूद हैं, एक कानूनी रास्ता भी है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मामले का हल आप मुज़ाकरात करके बाकी रियासती इदारों से निकाल सकते हैं? देखिए, पहले तो मुनीज़े मैं प्रिंसिपली इनके स्टांस से एग्री नहीं करती।
अभी तहकीकात का रिजल्ट आया नहीं, अभी उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने अपना कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, और सबसे पहला टारगेट जो है वो स्टेट के इदारे, और पर्टिकुलरली मैं बड़ा ओपन बात करने वाली खातून हूँ, मैं ओपन बात करूँगी। कल से ट्रेंड चलाया जा रहा है, कभी ISI को बदनाम किया जाता है, कभी दूसरी एजेंसीज को बदनाम किया जाता है। मेरा प्रिंसिपल स्टैंस इस पे ये है कि मैं इस तरह के एलिगेशंस को उस वक्त तक मानूंगी नहीं किसी भी स्टेट के इदारे के खिलाफ जब तक कि आपके सामने कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आती। देखिए, माजी में बहुत कुछ हुआ इस मुल्क में, यहाँ पे डिक्टेटर्स ने भी बहुत कुछ किया, यहाँ सिविलियन हुकूमतों ने भी बहुत कुछ किया, यहाँ उमर चीमा साहब को उठाया गया, यहाँ बड़े बड़े लोगों को कोड़े भी मारे गए। मुझे बात करने दीजिए, लेकिन एक सवाल ये है कि दिन दिहाड़े सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज निकल आया, उसके अंदर पुलिस के कपड़े पहने, पुलिस की गाड़ी एक तरीके से उन्होंने बनाई हुई थी, उनकी पुलिस की लाइट उन्होंने अपनी गाड़ी पे लगाई हुई थी। देखिए, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये मैं और आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। जाहिर है ये लोग बड़े बाअसर हैं, इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी बनाने वालों का, और जिस तरह के आज जी मैं एक मिनट मुझे बात करने दें। पुलिस की गाड़ी बनाई हुई थी या पुलिस के अगर यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो तो इस तरह के बड़ी वारदातें यहाँ पे दहशतगर्दों ने भी की CTD के जी, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को पता है कि किस तरीके से आना है। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम स्टेट के इदारों को मिलाइन करना शुरू करें। मेरा ये ख्याल है, जब इस मुल्क में जो एक टैबू है वो टूट चुका है कि अगर आपके जो हाईएस्ट रैंक है COS के ऊपर जाके लोग कोर्ट में पटिशंस दाखिल कर सकते हैं और एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, तो फिर हमें मतीउल्लाह जान साहब के बयान का इंतजार करना चाहिए और स्टेट के इदारों को मिलाइन करने और उनसे तसादुम वाली उस पे राह पे हमें नहीं चलना चाहिए। और मैं नहीं समझती, क्योंकि ISPR एक बहुत ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, और आपने देखा है कि वो बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी जो इदारे हैं, वो अब बहुत ज्यादा जर्नलिज्म को, आपका पॉइंट क्लियरली आ गया है। रहमान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? तो मैं चाहूंगी कि आपका रिस्पांस भी आ जाए। जी रहमान साहब, एक तो मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं। देखिए, मैंने आगाज में कहा कि एक तासुर मौजूद है, और ये तासुर मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है। ये तासुर ज़ाइल करना, ये तासुर दूर करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे इदारों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो एतमाद है अपने इदारों पर वो बढ़ सके। और ये जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, या पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी आप मजहबी पार्टीज़ हैं, इन तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग गलतफ़हमियाँ पैदा करना चाहते हैं, और इस तरह के वाक़यात जो होते हैं, फिर वो एतमाद का जो फ़क़दान है वो बढ़ जाता है। लिहाजा ये इम्प्रेशन, ये तासुर ज़ाइल करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना होगा। जी हनीफ रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अहम मौजू के ऊपर आपने बातचीत की है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग भी इस तरह उठाए गए हैं, जब वो वापस आए हैं, उन्होंने कभी भी मीडिया से खुल के बात नहीं की। शायद अगर मतीउल्लाह साहब करेंगे तो वो पहले ऐसे शख्स होंगे, मगर ये बात जो रहमान साहब ने की कि एक तरीके से हमें ये जो गलत तासुर है, अगर इससे जान छुड़ानी है तो फिर ट्रांसपेरेंट तहकीकात होनी चाहिए, और इस तरह के वाक़यात के ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, और उनसे पूछेंगे कि कोरोना वबा का फैलाव कम हुआ है और ईद के आमद है, ईद के ऊपर क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है, क्या ये वबा जो है ये बढ़ेगा, कोविड केसेस ज़्यादा होंगे, या कि हम एक तरीके से इसको कर्ब कर पाएंगे। वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सेहत है, और उनका जो स्टेटस है वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, और इनका जो टेस्ट है, कोविड टेस्ट, वो पॉजिटिव आया 2 हफ्ते पहले, और पहला इंटरव्यू ये हमें दे रहे हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि कोरोना वबा का जो फैलाव है, क्या वो कम हुआ है, क्या हम पीक गुजार चुके हैं, ये जो कोविड कोरोना वबा का फैलाव है ये टूटा है, या ईद के आने पे ये ज़्यादा जो है बढ़ेगा और टेस्ट जो है, जो केसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा आपकी ही ज़रूरत है काबीना के अंदर। मुझे ये बताइए कि अब हम कहाँ, किस तरफ
तरफ हेडेड हैं? मैंने आपके साथ वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यूज़ किए और आपने मुझे एक वक्त पे बताया जून में कि शायद हम पीक की तरफ हेडेड हैं, जून जुलाई के अंदर पीक होगी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना वबा का फैलाव टूटा है। क्या वाकई में टूटा है या कि ईद और मुहर्रम के दौरान आपको खदशा है कि फिर से इसका फैलाव जो है वो बढ़ जाएगा? हमारा अब ये सोचा समझा ख्याल है कि मिड जून में हमने अपनी पीक देख ली है पाकिस्तान के अंदर। मौजूदा जो आउटब्रेक था उसकी पीक हम गुजर चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी फ्लैटनिंग के बाद अब हम डिक्लाइन में जा रहे हैं और ये ट्रेंड इंशाल्लाह अगर चलता रहा तो सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यकीनन दो चीज़ें इसमें, तीन चीज़ें बड़ी अहम है जी। एक तो ये है कि जब लोगों को ये पता लगता है कि अब वबा ख़त्म हो रही है तो उनकी एंग्जाइटी और उनकी जो एहतियात और उनकी जो फियर फैक्टर होता है उसमें भी कमी आ जाती है और उसकी वजह से वो फिर वही बदएहतियातियाँ दोबारा शुरू हो जाती हैं जो कि अब हमारे मुशाहिदे में आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी तक है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी इसके बारे में बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। किसी तरह की इत्मीनानियत गैर जरूरी जो है वो नहीं होनी चाहिए और एनसीओसी के अंदर हम बिल्कुल यही रवैया अपनाए हुए हैं कि अभी ये लंबा सफर है और अभी ईद आ रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो ईद आ रही है और सर पे है तो जो मवेशी मंडियों की आपने इजाज़त दी है वो क्यों दी है? कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उससे तो मुमकिन ही नहीं कि सोशल डिस्टेंस हो सकती है, तो आपने उसकी इजाज़त क्यों दी है? क्या आप नहीं समझते कि ईद के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था? क्योंकि शुरू में हमने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया और उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों का और आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद थी कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता तो हालात उसी वक्त बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकते। इस वक्त ईद के दौरान, मुहर्रम के दौरान हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करेगी, सोच रही है इसके बारे में? अच्छा जी, बात यह है जी कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं तो उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, बहुत सारे मशवरे किए जाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाती है और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो इस सिलसिले में भी हमने पिछली ईद का तजर्बा भी हमारे सामने था, तो इसलिए तो इस दफ़ा तो हमने तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा पहले ये काम शुरू कर दिया और बड़ी वाइड रेंजिंग हमने डिस्कशंस की प्रोविंसेस के साथ, उलमा के साथ, ये जो मंडियों में जो लोग जानवर लेकर आते हैं उनके साथ जी। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन है इसके पीछे और फाइनली 2-3 नतीजों पे हम पहुंचे और वो ये थे कि पहली बात ये कि शहरों के अंदर मंडियां नहीं लगने देंगे क्योंकि शहरों के अंदर भी ना छोटी छोटी क्रॉप अप कर जाती हैं, मवेशी ले आते हैं लोग अंदर, तो उसकी तो 100% उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर ये किया कि शहरों से बाहर जो है वो मंडियां लगें और लेकिन बड़ी मंडियां ना लगें, जिस कदर भी मुमकिन हो उनको बांट दिया जाए छोटी छोटी मंडियों में और शहरों से बहुत बाहर। तो इसके ऊपर सबका फिर कॉन्सेंसस था। ये मुमकिन हमें नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी कुर्बानी ही ना लोग करें और मंडियां ही ना लगें, क्योंकि अगर मंडियां नहीं लगेंगी तो लोग जानवर नहीं खरीद सकेंगे। ये भी इसके कई पहलू हैं। मगर ज़फ़र साहब, बात ये है कि आपने भी ये बार बार कहा, एनसीओसी में भी आपने मुझे दावत दी, वहाँ पे भी बार बार कहा गया कि हमें खदशा है कि ईद के दौरान और के बाद एक और पीक आएगी। अगर एक और पीक आएगी तो उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? क्या जो आपने SOPs बनाए हैं कि जी जो भी मवेशी मंडी में आएंगे वो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको भी बता सकती हूँ कि ना ही वो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल होंगे, ना ही लोग मास्क पहनेंगे। इस सूरत हाल में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर डिजास्टर? आई मीन आपका व्हाट इज योर फॉल बैक प्लान? जी मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। पहली बात ये कि खदशा तो है और इसमें मैं बिल्कुल कोई विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, एनसीओसी से हमने बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की है, तो खतरा तो है। अब पॉइंट ये है कि इसको मिनिमाइज कैसे करना। उसके लिए जो हमने SOPs बनाए हैं
उसमें डेली की बुनियाद पे पिछले कई हफ्तों से तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ हम मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं और हमारे पास अदादो शुमार हैं कि जहां मसलन अगर 50 मंडियां किसी लगती थी तो अब उन्होंने किस तरह उनको 150 में बांट दिया। फिर ये कि वहां पे एंट्रेंस जो है मास्क के बगैर ना हो और वहां पे एक्चुअली मास्क अवेलेबल भी किए जाएं और सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल किए जाएं और ये सारी अच्छा इसके साथ साथ फिर ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। फिर जो थ्रू ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर के जरिए आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं उसके ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। यानी कि आप अब SOPs के ऊपर जो है आप रिलाई कर रहे हैं, यू आर रिलाइंग ऑन दिस कि लोग SOPs को फॉलो करेंगे तो हम इस वबा की पीक फिर से नहीं आएगी। अच्छा नहीं, आखिरी बात मैं कर लूं तो फिर आप इसे कंक्लूड करें और वो ये है कि ईद के नज़दीक प्रोविंसेस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जहां जहां मुनासिब समझेंगी और जिस सेक्टर को मुनासिब समझेंगी उसे बंद भी कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्तसर सा लॉकडाउन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्योंकि सर ये बहुत जरूरी है जो आपने बात कही है, मुख्तसर सा लॉकडाउन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा या कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा? समथिंग इन बिटवीन। What is something in between? जफर मिर्जा साहब, you will really have to spell it out क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इन बिटवीन क्या होता है स्मार्ट लॉकडाउन और मुकम्मल लॉकडाउन के। अगर आपने मेरी पहली बात सुनी है तो वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी सिचुएशन को देखते हुए कि उन्हें किस तरह के इकदाम करने हैं। इट मे बी ए वाइड रेंजिंग लॉकडाउन बट अ शॉर्ट वन, और ये भी मुमकिन है कि वो कुछ हिस्सों को लॉकडाउन करे। तो ये हम इसके बारे में कोई आपको डेफिनेटिव वर्ड नहीं दे सकते, लेकिन एक बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर, हर पॉलिसी मेकर प्रोविंसेस के अंदर बहुत कॉन्शियस है इसके बारे में। उनके पीछे पिछली ईद का भी एक तजर्बा है और ये भी इसके बारे में भी बड़ी कॉन्शियसनेस है कि हमने जो गेन किया है इतना ज्यादा अर्ली डिक्लाइन की सूरत में, ये हमें ये रिवर्स ना हो जाए। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं। मुझे उम्मीद ये है जी कि अल्लाह बेहतर करेगा। इधर मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। बड़ी अहम आपने मुझे ख़बर दी है। आपने कहा है कि ईद की आमद है, अगर हमें लगा कि लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे और ज़रूरत हम समझे तो हमने मुख्तसर मगर वाइड लॉकडाउन भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, और ये फ़ैसला सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट ले सकती है। बड़ी अहम खबर है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, एक इल्ज़ाम आपकी हुकूमत के ऊपर ये भी लगता है, ख़ास तौर पे सिंध की हुकूमत लगाती है, वो ये कहती है कि आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाबी दिखाने के लिए जो टेस्ट हैं उनको कम कर रहे हैं और आप आर्टिफिशियली जो कर्व है उसको फ्लैटन कर रहे हैं। और अगर हम टेस्ट को देखें, चूँकि हम रोज़ मॉनिटर करते हैं कि आप कितने टेस्ट कर रहे हैं, तो हर दिन हम ये देखते हैं कि पंजाब जो है वो सिंध से कम टेस्ट कर रहा है। इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सख्त तरीन अल्फाज में इस बात की तरदीद करना चाहता हूँ कि हम जानबूझ के कर्व को फ्लैटन करने के लिए या उसे दिखाने के लिए टेस्ट जानबूझ के कम कर रहे हैं। एक्चुअली इसके बिल्कुल बरअक्स है सूरत हाल। हम लोग खुद, हमें तशवीश है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे टेस्ट जो हैं वो क्यों कम हुए। इसके ऊपर हमने बड़ी डीप डाइव की है। इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते बड़ी तफसील के साथ NCOC में कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल डिस्कशन की है। उसके पीछे पहले रिसर्च की है। कई वजूहात हैं, कोई 7-8 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो टेस्ट हैं वो कम हुए। तो एक तो मैं ये इस्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ कि if one thing I can really stand behind with full commitment and with full यानी trust, वो ये है कि हमने अपनी इस काविश में पिछले 6 महीनों के अंदर
कभी भी ट्रांसपेरेंसी का दामन नहीं छोड़ा अपने अदादोशुमार के अंदर। नहीं, मैं आपकी बात दुरुस्त है, मगर देखिए जफर साहब, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया। अब देखिए पंजाब की पॉपुलेशन देखें और सिंध की पॉपुलेशन देखें, पंजाब की बहुत ज़्यादा है सिंध से, मगर हम हमारी स्क्रीन के ऊपर भी ये टेस्ट के जो डेली टेस्ट हैं वो चल रहे हैं। आपको ख़ुद भी इस बात का पता है कि सिंध ने हर रोज़ पंजाब से ज्यादा टेस्ट किए हैं, तो आफ्टर ऑल वो भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं। हाउ कम वो ज्यादा कर रहे हैं और हम कम कर रहे हैं पंजाब, जबकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है? जी देखें, हर इलाके के, हर गवर्नमेंट के, हर कॉन्टेक्स्ट की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन आप चूंकि पंजाब की बात करी, मैंने आज ही ट्वीट किया है पंजाब के ऊपर, अगर आपने देखा हो कि 9 जून को पॉजिटिविटी जो थी ना जी, वो 25% थी पंजाब के अंदर जितने भी टेस्ट हुए, और 21 जून को ये 5% पे आ गई। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा। और ये कमी को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 85% कमी है। हर्ड इम्यूनिटी, कुछ स्टडीज हुई हैं, उन्होंने कहा है कि कराची हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। वाकई में क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या है? देखें, बात सुने, हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई पॉलिसी के तहत नहीं की जाती। पूरी दुनिया जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं जा रहा, पूरी दुनिया जा रही है उस तरफ। लेकिन ये कहना कि ये कोई हमारी पॉलिसी है जिसको हम फॉलो करें, तो ऐसा नहीं। नहीं, ये हरगिज़ मैंने ये नहीं कहा। एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि WHO ने अभी रिसेंटली जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो कोविड-19 को ट्रीट करती है, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। फ्रांस के अंदर भी ये इस्तेमाल नहीं हो रही, अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर बैन लग गया है। मगर हमारी एक स्टडी ये कहती है कि अगर इस दवाई को 2 और दवाइयों के साथ इस्तेमाल करें तो ये कोविड-19 की मर्ज को ट्रीट कर सकता है। क्या हम दुनिया के अंदर जो ट्रेंड जा रहा है तो उसके हम क्या बरक्स क्यों जा रहे हैं? हम बिल्कुल बरक्स उसके लिए इसलिए नहीं जा रहे कि ये एक स्टडी की एक छोटे से सैंपल में कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनको हम एक कौमी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना सकते। लिहाजा हम जो इंटरनेशनल एविडेंस है उसी को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा ये बात क्लियर हो जाए कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए प्रूव नहीं हुआ कि ये ट्रीट कर सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो हार्ट के रिदम्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने दुरुस्त बिल्कुल इसको कंक्लूड किया है। डॉक्टर साहब, हाउ क्लोज आर वी टू अ वैक्सीन? अभी पता चला है कि चाइना ने ब्राज़ील में कुछ टेस्टिंग शुरू कर दी है, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हो रहा है। कुछ गुड न्यूज़ दें, व्हेन विल वी बी क्लोज टू अ वैक्सीन? कब आएगी कोविड-19 की? नॉट दिस ईयर जी, और मे बी मिड नेक्स्ट ईयर। और इसमें तकरीबन 120 कैंडिडेट्स थे वैक्सीन्स के मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स के अंदर जिनके ऊपर काम हो रहा था, और उनमें से फिर कोई मेरा ख्याल है 20-30 के करीब हैं कि जिनको एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स में अब वो जारी हैं। उनमें से ऑब्वियसली कुछ फोर रनर्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, यकीनन चाइना भी इस सिलसिले में लगा हुआ है, उन्होंने भी 1-2 वैक्सीन कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक जो कि ग्लोबल सॉर्ट ऑफ कंसेंसस है कि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान या दुनिया में ये वैक्सीन इस साल अवेलेबल हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि जब ये अवेलेबल हो जाएगी तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज में वो कैसे एक्सेस होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए मैं आपको जो एक खबर दे सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स जो है इम्यूनाइजेशन गावी, उसको राब्ता करके तो हमने उनको ये कह दिया है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है वैक्सीन रिसीव करने में, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वारंटीज, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको हमने फॉलो करके अपनी एप्लीकेशंस उनको भिजवा दी हैं।
दैट्स इंडीड वेरी गुड न्यूज़। डॉक्टर साहब, एक बुरी खबर जो हमें बताई जाती है और एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं, वार्न करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि कोविड-19 से ओपीडीज़ बंद रहीं, इम्यूनाइजेशन भी रुक गई, जिस तरह पोलियो की रुक गई और मुझे पता है फिर से शुरू हो गई है पोलियो की, मगर जो 5 महीने एक ब्रेक आई उससे और भी ज़्यादा जो मर्ज़ थे वो फैले। आपको लगता है कि क्या इस वजह से हम फिर से एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ जाएंगे इन द डेज टू कम? खदशा है इसका? बिल्कुल है जी। पोलियो हमारा डिसरप्ट हो गया, उसकी वजह से केसेस बढ़ने का इम्कान है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है, उसके मरीजों का एक अंदाजे के मुताबिक लाखों मरीज जायद पैदा हो गए इस दौरान। हेपेटाइटिस जो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, फिर एक ये तो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर्स, रीनल फेलियर्स और इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो भी चूंकि अनअटेंडेड रही हैं रिलेटिवली, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से वो प्लानिंग करें कि किस तरीके से हमने अपनी हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी फॉर ऑल दीज पेशेंट्स ऑफ ऑल दीज डिजीजेस जो है उसको रैप अप करना है साथ साथ जी। यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम डॉक्टर साहब आपके साथ रखेंगे। विशिंग यू अ वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ये वार्न कर रहे थे कि जो आने वाली ईद है उसके ऊपर तमाम लोगों को SOPs फॉलो करने चाहिए। अभी भी वबा हमारे दरमियान है और हमें कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लेनी होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। और वो ये कह रहे थे कि हुकूमत इसके ऊपर गौर फिक्र कर रही है, सूबे भी इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि अगर SOPs फॉलो नहीं हुए और ज़रूरी समझा तो एक वसी मगर मुख्तसर लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।